मार खाया गोलियां खाई, जम के मेहनत की और जब पैसा कमाया तो गुंडे पीछे पड़ गए। पुलिस का बॉडीगार्ड लेने से इनकार कर दिया, लाइसेंस लेकर रिवॉल्वर खरीदा, गुंडों को ललकारा, रिवॉल्वर में गोलियां हैं, 6 की 6 उतार दूंगी। मरना मंजूर है पर हफ्ता देना नहीं। आज ऐसी ही एक बहादुर महिला की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। एक दलित महिला जो रोज के सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये कमाती थी किसी दिन, आज वो करोड़ों रुपए की मालकिन है। एक दलित महिला जिसकी कभी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं, आज वो एक कंपनियों की मालकिन है। सोचा है आपने ऐसी कौन सी महिला है? तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसी ही महिला से जिसका नाम है कल्पना सरोज। जी हाँ, आज हम आपको कल्पना जी की कहानी से रूबरू कराते हैं। बहुत से लोग आपके इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं आज आपको जानने की ज़रूरत है कि कल्पना सरोज कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं कल्पना सरोज की कहानी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। कल्पना जी जिनका जन्म 1961 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में हुआ था, वो दलित परिवार से थी। उनके पापा जो है वो पुलिस में हवलदार थे। परिवार बड़ा होने के कारण घर का खर्चा आसानी से नहीं चल पाता था। कल्पना जब 12 साल की थी और 7वीं क्लास में पढ़ती थी, तब उनके मामा उनके घर एक रिश्ता लेकर आए। उनके मामा का कहना था कि लड़कियां जहर की पुड़ियाँ होती हैं, उन्हें ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए। और उनकी शादी महज 12 साल की उम्र में अपने से बहुत ही ज़्यादा उम्र वाले लड़के से, लड़के भी क्या, आदमी से कर दी गई थी। ससुराल में जब वो गई तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा रोना आया, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो उनके जेठ और जेठानी थे वो उन्हें बहुत परेशान करते थे। 5 बच्चे थे उनके और सब काम उस 12 साल की बच्ची को करना पड़ता था, हर काम। अगर खाना वाना बनाने में छोटी मोटी गलती हो जाती थी तो उनको बहुत पिटाई पड़ती थी। पहले उसकी जेठानी उसको मारती थी, फिर वो जेठ को सिखा देती थी, फिर जेठ मारता था। अब आप इमेजिन करिए, एक 12 साल की लड़की एक घर में काम कर रही है और अगर उससे थोड़ी गलती हो जाए तो कैसे, मतलब 12 साल के बच्चे से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो इतने बड़े घर का ख्याल रखे। लेकिन उनके साथ ये सब कुछ हुआ। 6 महीने वो इन यातनाओं को सहती रही। उसके बाद 6 महीने जब उनके पिताजी उन्हें देखने आए तो वो अपनी लड़की को पहचान नहीं सके। तो कल्पना अपने पापा के गले लगकर खूब रोई। उसके पापा उसे उसी दिन वहाँ से ले गए, उसकी ऐसी हालत देखकर कि बेटा मरना मंजूर है लेकिन तेरी ऐसी हालत देखना मंजूर नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन जब वो अपने मायके वापस आई तो समाज को ये चीज़ पसंद नहीं आई। सब उन्हें और उनके परिवार को ताना देते थे कि ये देखो लड़की ससुराल से भागकर आ गई है। इन सब यातनाओं से परेशान होकर उन्होंने एक दिन खटमल मारने वाली जहर की 3 बोतलें खरीदी और तीनों एक साथ पी ली। और तीनों एक साथ इसीलिए पी कि कहीं एक से पीकर मैं कहीं बच ना जाऊं, तो इसलिए उन्होंने तीनों बोतल पी ली। लेकिन कहते हैं ना कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब वो जहर की बोतलें पी रही थी तभी उनकी बुआ ने उन्हें जहर पीते हुए देख लिया था और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जो भी उनसे मिलने आया सबका एक ही कहना था, अगर मर जाती तो सब यही कहते ना कि पता नहीं लड़की ने क्या गलत किया है जो मर गई है। बस यही बात उनके दिल को छू गई कि यार जो भी कोई मुझे देखने आ रहा है, मेरे हालचाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन मुझे ताना मारने ज़रूर आ रहा है। मतलब मैं मर जाऊँ तो किसी को कोई परवाह नहीं है। तो जब कुछ मरना ही है तो जब कुछ करके क्यों ना मरा जाए, ऐसे क्यों मरूँ मैं। उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि लाइफ में अब मुझे कुछ करना है, मरना नहीं है, कुछ करना है। अगर मरूंगी भी तो कुछ करके मरूंगी। उसके बाद ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे मुंबई जाना है, लेकिन उसकी माँ ने उसे मना कर दिया। लेकिन काफ़ी फोर्स के बाद वो मुंबई आ जाती है अपने चाचा के पास। उनके चाचा जी रेलवे स्टेशन के नीचे पापड़ बेचते थे, तो और वहीं पर ये गुजराती फैमिली के क्वार्टर में वो रहते थे। तो उनके कांटेक्ट में आई सरोज जी और वहाँ पर उन्हें एक गारमेंट कंपनी में जॉब मिल गई, क्योंकि उन्हें सिलाई आती थी थोड़ा बहुत। तो उस कंपनी में जॉब करने गई तो उनके वहाँ पर के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि भाई सिलाई आप करके दिखाओ अगर आपको सिलाई आती है। लेकिन वो बेचारे डर के मारे वो मशीन भी नहीं चला पाई, सिलाई मशीन भी नहीं चला पाई। तब उन्हें वहाँ पर मैनेजर ने डांट लगाई कि क्या तुम्हें तो सिलाई आती थी, क्या किया तुमने। तो उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन उस गुजराती फैमिली के प्रेशर की वजह से उन्हें एक हेल्पर की नौकरी दे दी कि कोई बात नहीं, आप सिलाई मशीन में मत करो, आप इसे हेल्पर लगा दो। तो उन्हें वहाँ पर धागा काटने के लिए एक हेल्पर के तौर पर वहाँ पर नियुक्त कर लिया। हेल्पर की जॉब मिल गई। तो जिन्हें जो है वो रोज़ के 2 रुपये मिलते थे, यहीं से उनकी कमाई शुरू हुई। रोज़ के 2 रुपये, महीने के 60 रुपये। उसके बाद जब सब लोग जो मशीन चलाते थे वो लोग लंच करने जाते थे, तो कल्पना जी है उनकी सिलाई मशीन चलाती थी और धीरे धीरे वो सिलाई करने लगी और उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया।
उसके बाद उन्होंने एक दिन अपने मैनेजर से कहा कि अब मैं सिलाई कर सकती हूँ, आप मुझे देखिए, मैं बहुत अच्छी सिलाई करूँगी। उसके बाद उन्होंने सिलाई मशीन चलानी शुरू की। उसके बाद उन्हें 250 रुपये मिलने लगे महीने के। अब उनका जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद उन्हें सरकार की किसी स्कीम के बारे में पता चला जिसमें दलितों को लोन देती थी सरकार अपना बिजनेस वगैरह शुरू करने के लिए। लेकिन ये स्कीम है ना, क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन कल्पना जी बहुत लकी थी कि उन्हें ऐसी स्कीम के बारे में पता चला। उन्होंने जैसे तैसे करके अपने सारे कागज़ पूरे किए और लोन लेने के लिए वो बैंक के पास गई। लेकिन वहाँ भी उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बीच में अफसर को घूस देनी थी 10,000 रुपये। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं 50,000 मुझे मिलेंगे, उसमें से मैं 10,000 घूस दे दूँगी तो मैं 40,000 में करूँगी क्या। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं घूस नहीं दूंगी किसी भी ऑफिसर को। और उन्होंने पूरा लोन पास करवाया 50,000 का। उसके बाद उन्होंने अपना एक फ़र्नीचर का बिजनेस शुरू किया जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इनके साथ साथ ही उन्होंने अपने घर में ही पार्लर का और सिलाई मशीन सारे मतलब काम कर रखे थे। लेकिन उनका फ़र्नीचर का बिजनेस धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। इसके बाद ही इनके जो पिताजी थे उनकी नौकरी जा चुकी थी, तो अपने परिवार को उन्हें पालना था, तो उन्होंने अपने परिवार को अपने पास बुला लिया। लेकिन उसी समय उनकी बहन उस समय पेट के कैंसर से जूझ रही थी और इलाज के लिए 2,500 रुपये चाहिए थे। पर पैसे की कमी की वजह से उन्होंने अपनी बहन को खो दिया। इसी समय उनको पैसे की वैल्यू का पता चला। उन्हें पता चला कि अगर पैसे नहीं हो ना तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने ठान लिया कि मुझे पैसा कमाना है। उन्होंने दिन रात मेहनत की, 16 से 18 घंटे काम किया, पार्लर का, सिलाई का, फर्नीचर का सारा काम किया। और उन्होंने उसके बाद धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू किया। जब उन्हें कॉन्फिडेंस आने लगा तो उन्होंने एक संस्था, एक एनजीओ टाइप बनाया जो कि लोगों को सरकार की स्कीम के बारे में जागरूक करता था जिन्हें नहीं पता था। तो धीरे धीरे उनकी पहचान आसपास के लोगों में होने लगी, एक सफल महिला के रूप में होने लगी। लोग उनको जानने पहचानने लगे और उनकी एक इमेज बनती गई, एक इज्जत बनती गई। उसी समय एक आदमी उनके पास आया और अपनी ज़मीन बेचने के लिए कल्पना जी के पास आया और बताता है कि आप उसको 1,00,000 रुपए की बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और आप इस ज़मीन को खरीद लीजिए। इस ज़मीन की कीमत है 2,50,000 रुपये। तो कल्पना जी ने जैसे तैसे करके उधार ले लेके 1,00,000 रुपये उस इंसान को दे दिए और ज़मीन खरीद ली। लेकिन उसके बाद कल्पना जी को पता चलता है कि वो ज़मीन तो काफ़ी विवादित है। तो उसके बाद कल्पना जी ने फिर दोबारा हिम्मत करी, लड़ी उसके खिलाफ और उस ज़मीन पर से सारे के सारे जितने भी विवाद थे उन सबको ख़त्म किया और बाद में वो ज़मीन अपने नाम करवा ली। जब वो सारे विवाद ख़त्म हो गए तब उस ज़मीन की कीमत सीधे 2.5 लाख से 50 लाख हो गई। और इसके बाद उनकी कामयाबी के सारे रास्ते खुलते चले गए। उसके बाद उन्होंने एक बिल्डर से कांटेक्ट किया, 65-30% का उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया प्रॉफिट का। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने उस बिल्डिंग में से मतलब बिल्डिंग बनाई वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी से 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब उनके हौसले को पंख लग चुके थे और इसी समय बहुत ही बड़ी घटना उनके साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कामयाबी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, और वही दस्तक दी इनके दरवाजे पर। 2001 में उसी समय कमानी ट्यूब्स एक कंपनी थी जो कि 17 साल से बंद पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उसकी कमान जो है वो वर्कर्स के हाथ में सौंप दी थी। वर्कर्स को किसी ने बताया, कल्पना जी के बारे में बताया कि वो एक अच्छी लेडी है, हेल्प करती हैं सबकी। तो सारे वर्कर्स जो हैं वो कल्पना सरोज जी के पास गए और उन्होंने कमानी ट्यूब्स को संभालने की बात की उन्होंने। तो शुरू में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं भाई, मुझे कंपनी चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और कंपनी के ऊपर करीब करीब 114 करोड़ रुपए का कर्ज था। लेकिन वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी। उन्हें बताया गया कि कैसे बेचारे जो इसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं वो गरीब हैं और घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। तो उन सब की बात सुनने के बाद उन्होंने, कल्पना जी ने वर्कर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड इसके बाद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उस कंपनी के ऊपर से सारे कर्ज ख़त्म किए, जिसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात करी, बैंकों को भरोसे में लिया और अपने ऊपर जो पेनल्टी लगाई है, इंटरेस्ट लगा हुआ है बैंक का, उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया। और उसके बाद उन्हें बैंक वालों को भरोसा दिया गया कि हम आपके पैसे 3 साल के अंदर अंदर लौटा देंगे। इसके बाद वर्कर्स और कल्पना जी ने दिन रात मेहनत करने के बाद 1 साल के अंदर ही कल्पना जी ने अपनी कंपनी का सारा कर्जा उतार दिया। आज कमानी ट्यूब्स का टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए है।
2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। आज वो भारतीय महिला बैंक के निदेशक मंडल में भी नियुक्त हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कल्पना सरोज जी। तो मोदी जी ने कहा था कि अगर आपको कभी सुसाइड करने का ख्याल आए ना, तो एक बार कल्पना सरोज जी से ज़रूर मिल लेता। तो यही बात है दोस्तों, हम सब लोग सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही दुविधाएं हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों से सामना करके जो आगे बढ़ता है ना, वही कामयाब होता है। और यही थी कल्पना सरोज जी की कहानी, जिन्होंने अपनी मुश्किलों से आगे निकल कर अपने लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, और आज वो इतनी बड़ी हस्ती हैं। 2 रुपये कमाने वाली आज 5,000 करोड़ कंपनी की मालकिन है। सोचिए आप। तो अपनी सोच को बड़ा करिए, अपने दुखों के लिए रोइए मत कि मेरे पास ये दुख है। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, आपको बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी कल्पना जी की कहानी। आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।